नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुव्रीहि समास को जाना था, उसके 3 उदाहरण जाने थे और हम लोगों आज उसका चौथा उदाहरण जानेंगे। बच्चों, हम लोगों ने जाना था बहुव्रीहि समास के 4 भेदों को। पहला था समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, दूसरा था व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तीसरा था तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास। अब चौथा हमारा है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो व्यतिहार बहुव्रीहि समास बच्चों हमने बताया था कि उसमें घात प्रतिघात सूचित होता है। जैसे मुक्के मुक्के में जो लड़ाई हुई, मुक्के मुक्के में जो लड़ाई हुई उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? मुक्का मुक्की। इसका नाम ही है घात प्रतिघात, अर्थात एक दूसरे पे प्रहार करते हैं हम लोग। अगला उदाहरण है हमारा बच्चों लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई। बच्चों, आप लोग इसे नोट करते जाएंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में, ताकि आप लोगों को बाद में अभ्यास करने में ये सहायक होगा। लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई, अर्थात एक दूसरे पे घात किससे किया गया? लाठी से। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लाठा लाठी। जैसे हम लोग कहते हैं कि झगड़ा हो रहा था और वहाँ लाठा लाठी भी हो गया, मतलब एक दूसरे को हम लोगों ने लाठी से प्रहार किया। अगला उदाहरण है गालियों से जो झगड़ा हुआ हो। जिस झगड़े में हम लोग एक दूसरे को गाली दें, 2 व्यक्ति एक दूसरे को गाली दें, है ना, अपशब्दों का प्रयोग करें, उसे क्या कहेंगे? गाला गाली। अगला है, स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग, बात बात से जो झगड़ा हुआ हो। जब हम लोग बातों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? बाता बाती, है ना। जब 2 व्यक्ति आपस में बात बात में एक दूसरे पर बातों से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं, तब उसे हम लोग बाता बाती नाम देते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे हम लोग स्क्रीन पर, तू तू मैं। आप लोग देख रहे होंगे कि तू तू मैं से जो लड़ाई हुई हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम तू तू मैं ही कहते हैं। मतलब कुछ नहीं, 2 व्यक्ति एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, जो मन में आया वो बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका कुछ विशेष मतलब नहीं हो, कुछ विशेष अर्थ नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? तू तू मैं। बेफालतू की जब बातें हम लोग करते हैं, है ना, तब उसे तू तू मैं नाम दिया जाता है। इस तरह से बच्चों हमारा समास का अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है ना। हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जाना, उसके भेदों को जाना। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जिसे हम लोग नोट कर लेंगे
आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। पहले भी हमने बताया था कि जो दो पद या दो से अधिक पद आपस में संबंध रखते हों, अर्थात वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनका मेल समास कहलाता है। और पदों के मेल से बना समस्त पद, पदों के मेल से बना शब्द जो है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ये हो गए सारे पद, और इनके मेल से जो बना महात्मा, वो क्या हो गया, ये हो गया समस्त पद। इन पदों के मेल से एक तीसरा शब्द बना और वो हुआ समस्त पद। अगला देखेंगे हम लोग, समासिक शब्द के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे महात्मा शब्द जो यहाँ है, उसे जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान है जो आत्मा, महात्मा सब समस्त पद हो गया और महान है जो आत्मा समास विग्रह हो गया। अगला है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इस कारण समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, अव्यय बन जाता है। मतलब अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, है ना, यथोचित, और इसके कारण पूरा पद जो है हमारा अव्यय बन जाता है, इसलिए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका विग्रह अगर हम लोग करेंगे तो यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, और यथोचित मतलब जितना उचित हो। अव्ययी भाव समास के बाद है तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान और विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में हम लोग पहले भी जाने थे कि जिस वस्तु का किसी दूसरी विशेष वस्तु से तुलना की जाए वो क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के बदले में जो शब्द आता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। इस तरह से तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे अगर उसमें विभक्ति चिन्ह है, का है, की है, के है ना, वो तो उनका लोप हो जाता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है एवं इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। द्विगु समास में हम लोग सभी जानते हैं कि उसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, और संख्या जो है वो किसी समूह को दर्शाती है, मतलब 2, 3, 4 ऐसे किसी समूह को दर्शाती है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष और उपमान उपमेय से बच्चों आप लोग परिचित हैं ही। कर्मधारय समास के दोनों पदों में वही संबंध होता है, और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसके कोई एक पद नहीं बल्कि दोनों पद उसके प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा कोई तीसरा अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों द्वारा देखेंगे, जानेंगे कि हमने अभी तक जो समास के बारे में जाना पढ़ा वो कितना है। तो हम लोग अपने आप को चेक करेंगे, देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, समास विग्रह करें। तो काली मिर्च का समास विग्रह क्या होगा बच्चों? आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, काली है जो मिर्च काली है वो उसे क्या कहते हैं हम लोग? काली मिर्च। राजा रानी,
राजा और रानी। महाजन, महान है जो जन, जन मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति जन है महान है वो क्या कहलाते हैं, महाजन कहलाते हैं। दुराहा, दो राहों का समाहार, जहाँ पे दो राहें आकर मिलती हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दुराहा कहते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, जिनके तीन आँख हैं उन्हें हम लोग शिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काली है जो मिर्च, समास विग्रह करे हैं हम लोग, तो काले मिर्च जब हम लोग करे हैं तो इसमें है जो का लोप हो गया है, महाजन में है जो लोप हो गया है, राजा और रानी में और का लोप हो गया है, दुराहा में दो राहों का समाहार है, अर्थात ये दो राहों का मिला हुआ रूप क्या है, जहाँ पे दो राहें आकर मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, दो राहा कहेंगे। जहाँ पे चार राहें आकर मिलेंगे उन्हें चौराहा कहते हैं। जहाँ पे तीन राहें आकर मिलती हैं उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम तिराहा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, समास का नाम बताइए। अभी हम लोगों ने समास विग्रह किया, अब अगला है हमारा समास का नाम बताइए। तो घन श्याम, घन के समान श्याम है जो वह, उसे हम कैसे विग्रह करेंगे, घन के समान श्याम है जो वह, अर्थात कृष्णा। घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, मतलब बादल के समान जो घनघोर काला है वो कौन है, तो उसका तीसरा नाम घनश्याम से क्या हो गया, कृष्णा, उसे कृष्णा कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास में आएगा। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, तो है जो पहचान हम लोगों ने कहा था कि है जो और के समान इत्यादि शब्द कर्मधारय समास के बीच में आते हैं जब उनका विग्रह किया जाता है तो ये कर्मधारय समास में आएगा। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, जो क्षेत्र क्रीड़ा के लिए हो अर्थात खेलने के लिए हो उसे हम लोग क्रीड़ा के लिए कहते हैं। ये तत्पुरुष समास में होगा। और उसके बाद है अगला हमारा त्रिफला, मतलब तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह अर्थात ये पहला पद संख्यावाची है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, द्विगु समास। और त्रिफला में क्या आप लोग जानते हैं किन किन फलों का समूह होता है, त्रिफला में तीन फल होते हैं, आंवला, हरे और बहेड़ा। इन तीन फलों को मिलाकर जो पाउडर मिश्रण बनाया जाता है उसे हम लोग त्रिफला कहते हैं। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे बच्चों, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, इसमें दोनों पद प्रधान हैं इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। यथोचित, जितना उचित हो, ये अव्ययी भाव समास में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। आज वह खाली स्थान घोड़ों की दौड़ में भाग ले रहा है। घोड़ों की दौड़, जो ब्रैकेट में शब्द हैं वो क्या हैं, समासिक शब्द हैं, समास विग्रह है, उसे समास बनाकर समस्त पद बनाकर उसमें भरना है। तो उसका कौन सा उचित ऑप्शन होगा बच्चों, क घुड़दौड़, ख घोड़ा दौड़, ग घोड़े दौड़ और घ घुड़दौड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, कौन सा विकल्प सही होगा, क घुड़दौड़। उसमें हम लोग क्या भरेंगे, आज वह घुड़दौड़ में भाग ले रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खाली स्थान समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगे। ऑप्शन विकल्प क आसमय, ख यथा समय, ग प्रति समय, घ समय अनुसार। तो यहाँ पे बच्चों दो विकल्प सही होगा, समयानुसार भी समय के अनुसार होगा और यथा समय भी समय के अनुसार होगा। लेकिन चूंकि यहाँ समास है इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यथा समय लिखेंगे। यथा समय चलोगे
तभी सफल हो पाओगे। इसमें विकल्प ख सही होगा। तीसरा, मैंने खाली स्थान आँखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। क समकक्ष, ख प्रत्यक्ष, ग प्रतिदृष्टि, घ आँख सामने। तो इसमें क्या होगा बच्चों? मैंने आँखों के सामने अर्थात प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा। मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा अर्थात विकल्प ख हमारा सही होगा। चौथा है गणेश और खाली स्थान 6 मुख वाले ने पार्वती को नमन किया। तो 6 मुख किनका है? हम लोग बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में पढ़े थे षडानन। षड हैं आनंद जिसके अर्थात जिनके 6 मुख हैं वह अर्थात कौन? कार्तिकेय जी। तो गणेश और विकल्प हमारा है क षडानन, ख गणेश, ग शिव और घ कार्तिकेय। तो यहाँ पे षडानन भी होगा और कार्तिकेय भी होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे? षडानन। गणेश और षडानन ने पार्वती को नमन किया। पांचवा है ऐसे खाली स्थान जिन्हें जीता न जा सके। पर्वतों पर भी मनुष्य ने विजय पा ली है। क अज्ञात, ख अजर, ग अजेय और घ अनंत। तो जिन्हें जीता न जा सके उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग अजेय कहते हैं। उन्हें जीता नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या भरेंगे? ऐसे अजेय पर्वतों पर भी मनुष्य ने विजय पा ली है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समस्त पदों में से अव्ययी भाव समास के विकल्प को रेखांकित कीजिए। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, पहला क अनुरूप, ख लंबोदर, ग महात्मा, घ जितेंद्रिय। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा बच्चों? किसको रेखांकित करेंगे हम लोग? तो हम लोग इसे सबको समास विग्रह करके देखेंगे। अनुरूप, रूप के अनुसार। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, ये आ जाएगा कर्मधारय समास में। और अगला है हमारा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता है जिसने। तो अनुरूप जिसमें अव्ययी भाव समास में पहले उपसर्ग होता है, इसलिए हम लोग पहला का विकल्प का अनुरूप को रेखांकित करेंगे। दूसरा है गिरिधर, बीचों बीच, त्रिनेत्र, आगा पीछा। गिरिधर अर्थात जिसने गिरि को धारण किया हो, पर्वत को धारण किया हो। बीचों बीच, बीच ही बीच में। त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र हैं। आगा पीछा, आगा और पीछा मतलब आगे और पीछे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों। चूँकि अव्ययी भाव समास में एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है, इसलिए विकल्प ख बीचों बीच सही हो जाएगा। इसे हम लोग रेखांकित करेंगे। तीसरा है घनश्याम, लंबोदर, दुराहा, त्रिफला। तो इसमें भी घनश्याम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि लंबोदर है वो बहुव्रीहि समास, दुराहा और त्रिफला ये दोनों द्विगु समास में आएंगे। इसलिए घनश्याम, इसमें पहला शब्द जो है, पहला पद जो है उपसर्ग है, इसलिए घनश्याम हमारा अव्ययी समास भाव समास का विकल्प हो जाएगा, विकल्प क। चौथा क्वेश्चन है शताब्दी, प्रत्येक, आप बीती और लखपति।
तो इसमें हमारा बच्चों विकल्प ख जो है प्रत्येक, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह होता है एक पर एक अर्थात प्रत्येक। यहाँ भी एक पर एक शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है ये, और प्र उपसर्ग है, एक पर एक विकल्प ख हमारा सही हो जाएगा। पांचवा है विकल्प क एकाएक, विकल्प ख उदार हृदय, विकल्प ग साफ साफ और विकल्प घ रणवीर। तो पांचवा में बच्चों विकल्प साफ साफ हमारा जो है वो अव्ययी भाव समास में आएगा, क्योंकि उसका होगा साफ ही साफ, उसका विग्रह करेंगे तो होगा, और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति वहाँ हो रही है, इसलिए ये विकल्प ग हमारा सही होगा पांचवा क्वेश्चन का। अब पांचवा क्वेश्चन में बच्चों हमारा है अभ्यास का प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो पहला क्वेश्चन वह है हमारा, वह सारा क्षेत्र त्रिभुज जैसा लग रहा था। तो त्रिभुज का विग्रह क्या होगा बच्चों? तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार या समूह को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और ये कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? आप लोगों ने स्क्रीन पे अभी देखा होगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह रात दिन परिश्रम कर रहा है। वह रात दिन परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द है रात दिन। तो रात दिन का समास विग्रह बच्चों आप लोग जानते होंगे, होगा रात और दिन। और ये कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पदों की समान महत्ता होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारपाई पर बैठकर उसने मुझसे बातचीत की। चारपाई, किस चीज़ पे बैठ के उसने बातचीत की? चारपाई पर। चारपाई शब्द यहाँ रेखांकित है। तो चारपाई का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा बच्चों? चार पैरों का समाहार। चार पैरों का समाहार या समूह। समाहार या समूह। तो चार पैरों का समाहार मतलब इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास। मनुष्यता पर धनी निर्धन सभी का समान अधिकार है। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, धनी निर्धन शब्द जो है वो रेखांकित है। धनी निर्धन, और पूरा पद हमारा क्या है? मनुष्यता पर धनी निर्धन सबों का समान अधिकार है। तो धनी निर्धन का जब विग्रह करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? धनी और निर्धन। धनी और निर्धन, धनी और निर्धन, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। धनी भी प्रधान है और निर्धन भी प्रधान है, इसलिए ये भी
द्वंद्व समास हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा समास का अध्याय अब समाप्त होता है। हम लोगों ने समास के 6 भेदों को पढ़ा, उसके बारे में बहुत सारे उदाहरणों को जाना, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण अभी हैं, आप लोग किताबों में देखिएगा, पढ़िएगा और इसका अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि समास जो है बहुत बड़ा भारी चीज़ नहीं है। इसे बस समझने की चीज़ है कि किस समास में क्या होगा, ये पदों में कैसा संबंध होगा आपस में, तो वो कौन सा समास होगा। जैसे अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं और द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है और बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार समास के 6 भेदों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा, आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और ज्ञान अर्जन करेंगे। अगली कक्षा में हम एक विशेष पाठ के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पाठों का अभ्यास करते रहिए। जो आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट किया होगा उसे हर दिन अभ्यास करिए, क्योंकि कोई भी पढ़ाई बच्चों एक दिन की चीज़ नहीं है। जब तक उसका अभ्यास प्रतिदिन नहीं होते रहेगा फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगले कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।